खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की अगर हम बात करें तो ये बुलेटिन कई मायनों में खास है। हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हर खबर अपने अपने राज्य की आप तक साझा करते हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, चाहे क्राइम की खबर हो या फिर कोई और। हर खबर आप तक रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं और सीधे मैं अपने रिपोर्टर्स का रुख करूंगी। और ये हमारे रिपोर्टर्स बिहार से श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से, तो वहीं मध्य प्रदेश से शरद व्यास है हमारे साथ, और राजस्थान से अरविंद पालावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी श्रीकांत प्रत्युष, बिहार के रेजिडेंट एडिटर। श्रीकांत, बिहार की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और क्या लगता है किन खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, दर्शकों तक पहुंचाएं? देखिए, बिहार में प्रवासी मजदूर पहुंचने लगे हैं। आपको पता है कि विशेष ट्रेनें कल आई थी बिहार। एक ट्रेन से करीब 1200 लोग आए थे। ये सब श्रमिक थे जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, राजस्थान में खासतौर पर फंसे हुए थे। आज भी 6 ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया है, यानी 6 विशेष ट्रेनें बिहार के छात्रों और प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंचेंगी। तो सबकी नज़र उसी पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है अंशिका कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि 27 लाख से ज़्यादा मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उनको सरकार नहीं ला रही है। अब तो सरकार ने लॉकडाउन के शर्तों में ढील दे दी है और श्रमिकों के और छात्रों के वापस लाने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई भी सरकार 27 लाख मजदूरों को ला पाएगी अपने राज्य में? 2 से लेकर 5 ट्रेनें दी जा रही हैं हर राज्य के लिए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 हज़ार लोग रोज आ सकते हैं। तो एक महीना में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख लोग आ पाएंगे। और ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है, जो लोग वापस आ रहे हैं, उनसे संक्रमण फैलने का खतरा भी है। तो उनको पहले ले जाना है हेल्थ कैंप में, उनका स्क्रीनिंग कराना है, फिर उनको 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रखना है। तो इतनी व्यवस्था भी होनी चाहिए। जितने लोगों को सरकार बुलाएगी उतने लोगों को क्वारंटाइन रखने की, उनके हेल्थ चेकअप की, उनके इलाज की, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो रोज 5000 से ज़्यादा लोगों को बिहार सरकार या कोई भी सरकार बुला भी नहीं सकती है। तो जो राजनीति चल रही थी प्रवासी मजदूरों को बुलाए जाने को लेकर, वो अभी भी जारी है। विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है कि अगर रोज 2000-3000 लोग आएंगे तो कब तक 27 लाख लोग बिहार पहुंच पाएंगे। लेकिन सरकार का भी कहना है कि जितनी व्यवस्था होगी उतने ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। और कई जगहों से कोरोना जो वॉरियर हैं, पुलिस वाले हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर हमले की खबरें भी आ रही हैं। भागलपुर में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया जब पुलिस ने उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग ये दुख की बात है कि इस तरीके से इन योद्धाओं पर हमला किया जा रहा है श्रीकांत। लेकिन एक सवाल मेरा और है आपसे कि जिस तरीके से आपने व्यवस्था की बात की कि लगातार मजदूर आ तो रहे हैं अपने राज्य, लेकिन व्यवस्था क्या की गई है? यही सवाल है कि क्या आपको लगता है बिहार में अगर सारे मजदूर आ जाते हैं अन्य राज्यों से जो फंसे हुए हैं, तो वहां पर क्या बिहार में सरकार ने इतनी व्यवस्था की है? क्वारंटीन सेंटर से लेकर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर हर चीज को अगर ध्यान में रखें तो? अंशिका, एक बात समझ जाइए कि जो सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकारें चाहती हैं कि वो काम करती हुई दिखें, लेकिन काम करती नहीं है। देखिए, सब सरकार चाह रही है कि हम काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंतित हैं, वो चिंतित दिखना भी चाहती है, काम करती हुई दिखना चाहती है, लेकिन काम कर नहीं पा रही है। 27 लाख लोगों को क्वारंटाइन रखने की व्यवस्था भला कौन सरकार कर सकती है? बिहार सरकार भी नहीं कर सकती है। 100 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए हैं और कल 1200 मजदूर आए हैं। आज भी 4000 के आसपास आएंगे। छात्रों को बुलाया जा रहा है। छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, उनको घर बुलाया जा सकता है, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी संख्या तो 27 लाख से ज्यादा है। बिहार के ही ज्यादा मजदूर देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और वो मजदूर आ जाएंगे तो एक दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बिहार के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लिए। देखिए, जैसे ही मजदूरों की पहली खेप बिहार आई है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपील शुरू कर दी है कि मजदूर भाई कहीं नहीं जाएं, जहां पर है वहीं पर रहें, कल से हम फैक्ट्री खोल देंगे, कल से काम देंगे, आपका ध्यान रखेंगे। तो जो 27 लाख से 30 लाख मजदूर बिहार के दूसरे राज्यों में काम करते हैं, अगर वो एक साथ वापस आ जाएंगे तो दूसरे राज्यों में तो सारा काम का चौपट हो जाएगा, कोई कल कारखाना चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि बिहारी मजदूरों के बलबूते, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बलबूते पूरे देश की इंडस्ट्री चलती है, पूरे देश में कारोबार चलता है। जो ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही हैं दिल्ली में या दूसरे शहरों में, वो किसने बनाया है? बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने बनाया है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर अगर वापस आ जाएंगे अपने राज्य में, तो अपने राज्य के लिए चुनौती तो बनेंगे ही, दूसरे राज्यों की मुश्किलें भी बढ़ा देंगे। तो व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवस्था नाकाफी है। जी चलिए श्रीकांत, आगे मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच लगातार पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे रिपोर्टर जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी श्रीकांत से मैं यही बात कर रही थी मजदूरों को लेकर ही कि मजदूर तो अपने राज्य आ जाएंगे, लेकिन आगे की जो पूरी लड़ाई है, आगे का जो संघर्ष है, उनको किन शब्दों में हम लिखेंगे? क्योंकि घर तो आ जाएंगे, लेकिन खाएंगे क्या? रोजगार कहां से आएगा? देखिए, इसको लेकर के योगी सरकार काफ़ी गंभीर है और शायद उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य होगा जो अपने मजदूरों को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस ला करके जो उत्तर प्रदेश के करीब 15 लाख से ज़्यादा मजदूर हैं जो प्रदेश में रुकना चाहते हैं, दोबारा जाने के अगर उनकी इच्छा नहीं होगी, ऐसे मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है और उनको वहीं पे रोजगार यानी उत्तर प्रदेश में ही उनके गृह जनपद में रोजगार देने की कोशिश सरकार करेगी। उसको लेकर के मुख्यमंत्री कल देर शाम बैठक अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ बैठक की और बैठक में इस बात पे चर्चा हुई कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, प्रदेश से बाहर दोबारा न जाए। जो उत्तर प्रदेश के कामगार हैं जो अन्य राज्यों में जा करके जिनके विकास में योगदान था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान उनकी जिस तरीके से उपेक्षा उन राज्यों में हुई, तो वैसे में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी पहली सरकार होगी कि अपने मजदूरों को रोजगार देने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। दूसरी तरफ जो अलग अलग राज्यों से, ट्रेनों से, बसों से आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन जो सेंटर है उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हालांकि कल तक 50,000 तक के आंकड़े थे जो क्वारंटाइन सेंटर में थे, जिसमें 15,000 मजदूर जो हरियाणा और एमपी से आए थे, लेकिन टोटल 10 लाख के आसपास ऐसे क्वारंटीन सेंटर चिन्हित किए गए हैं जहां पे इन लोगों को 10 लाख की संख्या में रोका जा सकता है। हालांकि ये आंकड़ा 10 लाख से ज़्यादा है जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अनुमान लगाया है कि इतने लोग आ सकते हैं और कुछ लोग हो सकता है जिनका काम शुरू हो जाए वो वहीं रुके। अगर उनको भी लाना है तो उसके लिए भी सरकार पर्याप्त व्यवस्था करेगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कल बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर खास करके डॉक्टरों पे, पुलिसों पे ऐसे हमला होता रहा तो बैठक में निर्णय लिया गया कि हत्या के प्रयास का मुकदमा इन सब पे दर्ज किया जाएगा, जिसपे अभी तक रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो कानून लेकर के संशोधन लाई है उसके तहत अब तक कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की बैठक में संकेत दिया गया है कि ऐसे लोगों पे हत्या के प्रयास या हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने सभी खास करके मुस्लिम धर्मगुरुओं से फिर से अपील की है कि हिंदुओं का नवरात्रि था और कई सारे कार्यक्रम थे, चाहे वो रामनवमी है, घर में ही पूजा पाठ की है, तो आप लोगों से भी अनुरोध है आप लोग घर में ही नमाज अदा करें। रमजान जो पवित्र उनका महीना चल रहा है वो घर में ही रहकर मनाएं, बाहर न निकले, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म गुरुओं ने आकर के सपोर्ट किया वैसे आपको भी सपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, कहा कि लॉकडाउन के दौरान अगर चीनी मिलें प्रदेश में चल सकती है तो छोटे उद्योग धंधे क्यों नहीं चल सकते। उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि उद्योग से जो जुड़ी चीजें हैं एमएसएमई सेक्टर उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। उसको लेकर के कल खास करके प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल के साथ साथ जो आयुक्त हैं उनसे भी इस मुद्दे पे चर्चा की और कहा इसको बहाल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सशर्त के साथ सभी दुकानों को खोलने के लिए निर्णय हुआ है, लेकिन
जो गाइडलाइंस के अनुसार जो शराब की दुकानें हैं उस पर अभी मुख्यमंत्री ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा राजस्व का जरिया आबकारी, खनन, परिवहन हुआ करता था निबंधक विभाग, इन सब में उत्तर प्रदेश का जो वित्तीय वर्ष है जो चल रहा है उसको शुरुआती महीने अप्रैल में जो आने का आंकड़ा राजस्व का था वो 15,000 करोड़ था, लेकिन इस बार 2012 करोड़ आया है। ऐसे में सरकार इस पर निर्णय लेगी। हालांकि कुछ विरोध भी हो रहा है कि शराब की दुकानें अभी न खोली जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे। लेकिन बैठक में निर्णय लिया जाएगा। चीजें खोली जाएंगी, जो छूट दी जाएंगी उनको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही खोलनी होगी, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात सामने आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इस वक्त जरूरी है। और यही वजह है कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें यह साफ कहा गया है कि अगर कोई फैक्ट्री या छोटे उद्योग खोले जाते हैं, कोई छोटे कारोबार खोले जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ 50% ही कर्मचारी रहें और वो भी मास्क लगाकर रहेंगे। पंकज, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं सीधा रुक करूंगी राजस्थान का। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ खबरें राजस्थान की बड़ी रहेंगी और मजदूरों को लेकर क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के लिए कई बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यदि बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में जो महामारी कानून है, नया महामारी अध्यादेश, राजस्थान महामारी अध्यादेश, वो यहाँ पर लागू हो चुका है और उस अध्यादेश के लागू होने के बाद में कई तरह के जो अधिकार है वो राज्य सरकार को मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो पुराना राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम जो 1957 जो चला आ रहा है वो अब निष्प्रभावी हो चुका है, यानी उस अध्यादेश में अब जो कानून था उसकी जगह पर ये जो नया अध्यादेश है राजस्थान महामारी अधिनियम अध्यादेश 2020 वो यहां पर लागू हो चुका है और इसमें राज्य सरकार को कई अधिकार मिले हैं। उसमें किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा सकता है कि कहीं पर भी जाकर के, और गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि है वो निरीक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य की सीमाओं को सील करने का जो अधिकार है वो भी अब राजस्थान सरकार के हाथ में आ चुका है इस अध्यादेश के आने के बाद में। इस तरह से कहा जा सकता है कई बड़े जो क्योंकि देखिए जब से महामारी, ये जो कोरोना वैश्विक महामारी का रूप जब यहाँ पर अपनाया और उसके बाद में महामारी जब फैलने लगी तो उसके बाद में कई तरह की जब कार्रवाई की जाने लगी तो कई कानूनी अड़चने यहाँ पर आने लगी और उन अड़चनों को दूर करने के लिए यहाँ पर लगातार जो सरकार है, सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए। केंद्र सरकार की ओर से जो कानून था उसमें जब परिवर्तन का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया तो उसके बाद में अब चूंकि राजस्थान में विधानसभा नहीं चल रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अध्यादेश लाया गया है और इस अध्यादेश के बाद में प्रभावी रूप से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। तो वहीं दूसरी बात यदि करें, गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है और उसमें कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना होगा। इसके साथ ही कई तरह के उसमें जुर्माने दिए हुए हैं, जिस तरह से यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है उस पर भी अलग से जुर्माना है और साथ ही यदि कोई व्यक्ति 50 से ज्यादा व्यक्तियों का कोई आयोजन करता है और इसकी सूचना यदि सरकार को, विभाग को नहीं दी जाती है, जिला प्रशासन को नहीं दी जाती है तो उस पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी तरह का आयोजन ना करे और जब सड़क पर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क लगाए। इन सब चीजों को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इनमें से यदि आप किसी भी एक नियम को तोड़ते हैं तो आप पर एक भारी भरकम जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है और जुर्माना लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात देश के बने हुए हैं अरविंद, कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाना इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधा रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। शरद, मध्य प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी और क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे कोरोना वायरस को लेकर? मजदूरों को लेकर ताजा अपडेट क्या है मध्य प्रदेश का? देखिए, मजदूरों को लेकर जो अपडेट है वो लगभग 45 से 50 हज़ार मजदूर आ चुके हैं। 1.5 लाख के आसपास मजदूर और हैं जो धीरे धीरे जो प्रक्रिया है उसके तहत उनको मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। एक चुनौती ये भी है, जैसा कि बिहार में चुनौती है कि इतने मजदूरों को लाने के साथ व्यवस्था चरमराती जरूर है, इनकी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, इनको कहाँ रखा जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा। कुछ मजदूर जरूर है जिनके अपने अपने आशियाने हैं प्रदेश में, लेकिन बाकी मजदूरों के लिए एक बड़ी व्यवस्था करनी होगी क्योंकि वे यहाँ से पूर्व में ही जा चुके थे। हालांकि उनके लिए 88 करोड़ रुपए अभी तक मध्य प्रदेश शासन ने उनको देने का निर्णय किया है। साथ ही साथ उनके अकाउंट, जिन के अकाउंट्स उनके पास थे, उन्होंने उनके अकाउंट्स में उनको पैसों को डाला भी है। लेकिन दूसरी चीज यह भी है कि एक चुनौती ये भी आ रही कि कोरोना को लेकर जितने भी मजदूर आ रहे हैं उनमें कोरोना जितने यदि रहता है तो उससे प्रदेश को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी जितने भी मरीज आए हैं उनका लगातार टेस्टिंग और इसमें एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिल रहे हैं। तो ये भी रक्षा करनी प्रदेश की कि बाकी अन्य लोगों को किस तरह से बचाया जा सके। ऑलरेडी 7.5 करोड़ लोग हैं और इस तरह से लोग और बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बड़ी होती चली जाएगी और महानगरों में खासतौर पर समस्या ज्यादा है। तो इन सभी चीजों को
लेकर प्रशासन नई तकनीक से और निर्णय ले रहा है कि कैसे बेहतर काम किया जा सकता है। जी। और ऐसे समय में एक प्लानिंग करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आगे का हम रोड मैप क्या तैयार करेंगे ये कुछ नहीं पता होता। मैं दोबारा आप सारे रिपोर्टर्स के पास रुक करूंगी, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स आप तक अपने राज्य की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, और आज किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी ये भी आपको बता रहे हैं। शरद, ब्रेक के पहले मैं आपसे ही बात कर रही थी, लगातार जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीज जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं उन मजदूरों को लेकर भी जो रवाना किए गए हैं मध्य प्रदेश से, और जो अन्य राज्य से दोबारा मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो वहां पर क्या व्यवस्था की गई है मजदूरों के लिए? देखिए, जो वर्तमान काल चल रहा है ये काफी कष्टमय काल है पूरे देश भर के लिए, तमाम राज्यों के लिए, क्योंकि जो मजदूर पूर्व से ने कई वर्षों से अपने अपने प्रदेशों को छोड़कर दूसरे राज्यों में कामगार और कार्य कर रहे थे, अब वो एक बार फिर से प्रदेश में आए हैं। तो प्रदेश की जो स्थिति और प्रदेश का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि संख्याओं के आधार कि किस तरह से आगामी रणनीति बनाई जाए, बजट तैयार किया जाए। लेकिन अचानक जब मजदूर बढ़ते हैं तो व्यवस्थाएं चरमराती है। कोरोना काल में भी ठीक वही चीज हो रही है कि एक बड़ी संख्या में 2 लाख के आसपास मजदूर मध्य प्रदेश के हैं जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, और उनका अचानक मध्य प्रदेश में आना जब इस तरह के, हालांकि चूंकि वर्तमान काल जो है वो यही है कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने का, तो जब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो उससे व्यवस्था थोड़ी जरूर चरमरा रही है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से कोशिश करी, क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात सर्वविदित है वर्तमान में। जिस तरह से सरकार का फेरबदल हुआ उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना का पूरा आया है। और कर्ज की बात करें तो पूर्व की सरकार ने कर्ज भी बहुत ले रखा था, घाटे में चल रही सरकार ऑलरेडी। तो इन सभी चीजों के बीच में इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के लिए। हालांकि चुनौती किसानों के लिए भी है, चुनौती मजदूरों के लिए भी, दोनों के लिए ही। तो किसानों के लिए 1500 करोड़ के आसपास अभी अनाज खरीदी करके उनके अकाउंट्स में डाला गया है। 88 करोड़ के आसपास का जो राशि है वो तमाम मजदूर जिनकी जानकारी एकत्रित करके उनके अकाउंट्स में डालने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया, ताकि उनकी रोजमर्रा का उनका काम चल सके। ये व्यवस्थाएं अभी तक सरकार ने की है। चूंकि कई मजदूर यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए उनकी पुश्तैनी जगह यहाँ पर है, उनके खुद के घर यहाँ पर है, आशियाने यहाँ पर है, तो इसलिए वो यहाँ पर रहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन जो मजदूर यहाँ के नहीं है, जो मजदूर कई सालों पहले चले गए थे और यहाँ पर रहने के लिए दोबारा से आए हैं, तो उनके लिए एक बार फिर से पूरे आशियानों को बनाना और अस्थायी आशियाने, हालांकि स्थायी की कोशिश की जा रही है, लेकिन संभवतः यही माना जाता है कि जितने भी मजदूर जब दूसरे राज्यों से आते हैं, चूंकि वर्तमान स्थिति को देखकर, तो जब स्थितियां ठीक हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी, तो दोबारा से मजदूर अपने अपने काम की तरफ वापस बढ़ेंगे और अपने अपने जहां से आए हैं, जिन जगहों पर ये लगातार काम करते हैं, दोबारा से वहीं पर जाएंगे। तो ये अस्थायी व्यवस्थाएं अभी तक की गई है मध्य प्रदेश की नहीं, अन्य राज्यों की तरह से भी, क्योंकि मजदूर जो है एक जगह इनका ठिकाना नहीं होता, अलग अलग जगहों पर जाकर इनको दूसरे राज्यों की भी आर्थिक गतिविधियों को संपन्न कराना होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रीकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, झारखंड को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं श्रीकांत? हेमंत सोरेन काफी एक्टिव हैं, आप देख ही रही हैं कि कल पहली ट्रेन आई तो रेलवे स्टेशन पहुंच गए, खुद जायजा लिया, घंटों वहां पर गुजारा, और अब छात्रों के अभिभावकों से अपील की है कि आप चिंता मत करिए, जो भी छात्र बाहर फंसे हुए हैं सबको वापस लाया जाएगा, सबके स्वास्थ्य की चिंता सरकार करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो छात्रों को भी क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की गई है, जो श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की बेहतर व्यवस्था की गई है, और झारखंड में दाल भात केंद्र चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री किचन योजना के तहत कई जगहों पर खाना खिलाया जा रहा है, और बड़ा ही बेहतर क्वालिटी है वहाँ पर। जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, वो संतुष्ट हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि झारखंड सरकार ऐसी व्यवस्था कितने दिनों तक दे पाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन बार बार कह रहे हैं कि उनके खजाना खाली हो चुका है, खजाने में पैसे की कमी है, और उनका जो पैसा बकाया है केंद्र सरकार के पास वो मिल नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार से लगातार अनुदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में भी संक्रमण काफ़ी खतरनाक रूप लेता जा रहा है। अब तक 125 के आसपास संक्रमितों की संख्या हो गई है, और रांची, जो रांची राजधानी का हिंद पीढ़ी इलाका है, रांची राजधानी है झारखंड की,
और वहाँ का एक हिंद पीढ़ी इलाका है, वहाँ बहुत भयानक रूप ले चुका है संक्रमण। तो उस इलाके को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना आ सके, कोई बाहर न जा सके। और पटना में भी 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, यानी पटना भी रेड जोन में है। पटना में कोई छूट नहीं दी गई है। 15 जोन कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उस जोन से कोई बाहर नहीं जा सकता है। घरों से निकलने पर पाबंदी है। आपको अगर कुछ भी चाहिए, चावल दाल सब्जी कुछ भी चाहिए, तो सरकार से आग्रह करना पड़ेगा। जिला प्रशासन आपके घर तक डिलीवरी देगा इन सामानों की। तो पटना में भी कर्फ्यू जैसा नजारा है 15 कंटेनमेंट जोन में, क्योंकि वहाँ कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सकता है। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। 500 का आंकड़ा पार करने वाला है बिहार में संक्रमण का। चिंताजनक हालात हर राज्य के ही बने हुए हैं श्रीकांत, और ऐसे समय में हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी हम बरतें, क्योंकि इस वक्त अगर कुछ जरूरी है तो एकजुटता की और सावधानी की बहुत ही ज्यादा। आप सारे रिपोर्टर्स का, आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।